नमस्कार मित्रों, DDBRG चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर हम आज आपके लिए वस्तुनिष्ठ मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी जो हैं आपके लिए लेकर आए हैं। ये प्रश्नोत्तरी जो है हम संकलित कर रहे हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के आधार पर। और ये प्रश्न जो है इनको यदि आप ध्यान से समझते हो, पढ़ते हो, समझ और करते हो, जहन में बिठा लेते हो, चिंतन मनन करते हो, तो इससे संबंधित शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है, प्रकृति है, क्षेत्र है, कार्य है, इसकी उपयोगिता है, इसकी महत्ता जो है, और शैक्षिक निहितार्थ शिक्षक के जो हैं इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न आपकी विषय वस्तु में आता है, आपके पेपर में आता है, उसके गलत होने की संभावना नील हो जाती है। ठीक है ना। तो दोबारा बता देते हैं आपको कि शिक्षक भर्ती चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे सेकंड ग्रेड की हो, चाहे थर्ड ग्रेड की हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम ये जो मैटर है वो आपके लिए संकलित करके लेके आ रहे हैं वस्तुनिष्ठ मनोविज्ञान के रूप में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और प्रश्न जैसे ही आपके सामने आता है, आपने यदि अपनी तैयारी कर रखी है तो आपको कमेंट में इसका उत्तर बताने का प्रयास ज़रूर करना है। चलते हैं आज के इस अपने वीडियो की तरफ। आज का अपना जो पहला प्रश्न है 181, विद्यालय संगठन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब विद्यालय संगठन के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो पहला आपके पास ऑप्शन है, विद्यालय संगठन एक सक्रिय और विकासशील इकाई है। नंबर 2 है, विद्यालय संगठन का रूप परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के साथ नहीं बदलता है। विद्यालय संगठन विभिन्न व्यक्तियों का समूह होता है जो छोटा और बड़ा हो सकता है। विद्यालय संगठन एक साधन है जो सामान्य निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। आपको बताना है कि 3 तो सही है और 1 गलत है। तो देखिए, पहला है विद्यालय संगठन एक सक्रिय और विकासशील इकाई है, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। विद्यालय संगठन का रूप परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के साथ नहीं बदलता है, तो ये बात गलत है, क्योंकि परिस्थिति व आवश्यकता के साथ इसका रूप जो है वो बदलता है, तो ये गलत है। और तीसरा जो है, विद्यालय संगठन विभिन्न व्यक्तियों का समूह है जो छोटा और बड़ा हो सकता है, ये भी सही है। विद्यालय संगठन एक साधन है जो सामान्य निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। तो पहला तीसरा चौथा तो सही है, नहीं, पहला तीसरा चौथा सही है और दूसरा क्या है, गलत है। तो गलत पूछा आपको, तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो है, एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है, शिक्षक को अपनानी चाहिए। मतलब नीचे विधियों के नाम दे रखे हैं, कौन सी विधि उस शिक्षक को अपनानी चाहिए। ये RPSC भूगोल का जो व्याख्याता का प्रश्न पेपर था फर्स्ट ग्रेड का 2020 में, ये प्रश्न पूछा गया है। तो एक शिक्षक जो है उसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करनी है, तो उसको कौन सी विधि अपनानी है। तो आपके पास ऑप्शन है, व्याख्यान विधि, आगमन विधि, परिचर्चा विधि, प्रदर्शन विधि। कमेंट में बताओ। तो भाई चारों विधियों की यदि आप तुलनात्मक अध्ययन करना चाहें तो परिचर्चा विधि जो है वो उस अध्यापक को अपनानी चाहिए। अधिकांश विद्यार्थी जो हैं उनको उनकी भागीदारी शिक्षण अधिगम में सुनिश्चित करने के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिचर्चा विधि। देखो, परिचर्चा विधि जो है, इस विधि में क्या होता है, शिक्षक और छात्र सहयोग पूर्वक क्या करते हैं, वाद विवाद करते हैं, और छात्रों को इसमें क्या मिलती है, पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तो थर्ड जो परिचर्चा विधि है ये सबसे सटीक इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा है। तो ये प्रश्न भी भूगोल फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया है। तो एक शिक्षक के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य निम्न में से कौन सा है वो आपको बताना है। विद्यार्थियों को कक्षा में पाबंद बनाना, दूसरा है उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना, तीसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुखद व रोचक बनाना, चौथा है कक्षा में विद्यार्थियों को दंड न देना। तो भाई सबसे सटीक चुनौतीपूर्ण कार्य देखा जाना है तो वो है तीसरा, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुखद व रोचक बनाना। ये बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य है और ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का या शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण एक कार्य भी है और एक अध्यापक का भी कर्तव्य बनता है। तो ये उसके लिए क्या बन जाता है, चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाता है। तो तीसरा क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व जो हैं ये इतिहास RPSC फर्स्ट ग्रेड 2020 का प्रश्न है। इसमें ऑप्शन आपके पास है, अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ। अगला है अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम अनुभव। अगला है अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम प्रक्रिया। इसके बाद है अधिगमकर्ता, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थिति।
तो भाई पहला जो है इसके अंदर सारे के सारी चीज़ें तत्व के रूप में लिखी हुई है, तो पहला इसमें सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें सारे तत्व लिखे हुए हैं, बाकी में एक एक दो दो को छोड़े हुए हैं। पहले में अधिगम करता है, बिल्कुल सही है। शिक्षक भी है, अधिगम भी, अनुभव भी है, अधिगम की प्रक्रिया भी है, और अधिगम की क्या है? परिस्थिति भी है। तो सारे के सारे तत्व जो शिक्षक के लिए एक शिक्षा में या शिक्षण प्रक्रिया में जरूरी है, तो वो सारे के सारे पहले में है, तो पहला राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। ये कथन किसका है? तो ये परिभाषा जो है ये किसकी है? तो आपके पास ऑप्शन है क्रो एंड क्रो की है, सार्वे एंड टेलफोर्ड की है, स्किनर की है, एलिस क्रो की है। तो ये परिभाषा जो दे रखी है ऊपर वाली आपको, ये किसकी है? तो भाई शिक्षा मनोविज्ञान जो है वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। ये कथन है एलिस क्रो का, जो ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। ये भी पूछा गया फर्स्ट ग्रेड इतिहास हिस्ट्री के पेपर में 2020 में प्रश्न आया हुआ है। अगला जो प्रश्न है, उस विधि का नाम बताना है जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है। मतलब भविष्यवाणियों के अलावा कथन कारण सिद्धांत पर भी आधारित है। तो आपके पास है प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक है, वर्णनात्मक है, सहसंबंध विधि है, अवलोकन विधि है। तो बात करते हैं इसमें क्या पूछा है, कथन कारण पर। तो कथन कारण की जो विधि है वो सिद्धांत पर आधारित है, वो है प्रयोगात्मक विधि फर्स्ट। और ये भी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री 2020 में प्रश्न पूछा गया है। थोड़ी चर्चा कर दूँ आपको इसके बारे में प्रयोगात्मक विधि के बारे में। देखो, इसके प्रतिपादक जो हैं वो हैं विलियम वुंट। मतलब प्रयोगात्मक विधि जो है इसके प्रतिपादक हैं विलियम वुंट है। मतलब पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें उद्दीपक व अनुक्रिया में संबंधों का अध्ययन इस विधि के अंदर किया जाता है। इसकी शुरुआत समस्या से होती है। मतलब इससे प्रयोगात्मक विधि है, इसकी शुरुआत कैसे होती है? समस्या से होती है। कार्य कारण संबंध की स्थापना में क्या करती है? ये सहायता करती है। ये इसके अंदर पूछा हुआ है। इसके चरण में आपको बताना चाहूँ तो समस्या से प्रयोग का प्रारंभ करना है, नंबर 1 है। नंबर 2 यदि स्टेप देखें इसके तो समस्या संबंधी साहित्य का अध्ययन करना है। इसके बाद थर्ड स्टेप देखें तो समस्या संबंधी परिकल्पना का निर्माण करना है। इसके बाद चौथा देखें तो प्रयोज्य यानी विषय जो है जिस पर हमें प्रयोग करना है उसका क्या करना है? चयन करना है। और 5वां चर है उस चर का अध्ययन करना। अब चर जो है, चर स्वतंत्र चर भी हो सकते हैं, जैविक चर भी हो सकते हैं, और आश्रित चर भी हो सकते हैं। तो ये है प्रयोगात्मक विधि। इसमें आपको ये भी देखना है कि प्रतिपादक कौन है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, इसके चरण क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं। और आपको ये भी इसके अंदर पढ़ना होता है स्वतंत्र चर क्या होते हैं, जैविक चर क्या होते हैं, आश्रित चर क्या होते हैं। ये भी आपको इसके अंदर पढ़ लेना चाहिए ताकि आगे पूछा जा सकता है। देखो, टीचनर जो मनोवैज्ञानिक हैं, मतलब प्रयोगात्मक अंतर्दर्शन सर्वोत्तम वैज्ञानिक माने जाते हैं, विधि है। मतलब ये मानते हैं टीचनर की प्रयोगात्मक अंतर्दर्शन सर्वोत्तम मनोवैज्ञानिक विधि है, ये मानना है टीचनर का। तो ये भी पूछा जा सकता है कि प्रयोगात्मक अंतर्दर्शन आत्मनिरीक्षण भी इसका दूसरा नाम है। प्रयोगात्मक आत्मनिरीक्षण सर्वोत्तम वैज्ञानिक विधि है, ये कथन किसका है? तो पूछा जा सकता है। तो ये किसका है? टीचनर का है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों, भावनाओं एवं समृद्धि पर क्या है? आधारित है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है व्यवहारवाद है, सामाजिक सांस्कृतिकवाद है, मनोगतिक है, संरचनावाद है। अब देखिए पूछा क्या है कि मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों, भावनाओं एवं समृद्धि पर आधारित है। तो वही है मनोगतिक। मनोगतिक जो इसका राइट आंसर है। थोड़ी चर्चा कर दूं इसके ऊपर। मतलब मनोगतिक उपागम जो है या प्रणाली जो है ये दिया था फ्राइड ने, सिगमंड फ्राइड जो है फ्राइड ने दिया। यह है उपागम स्थलाकृति संरचना, मतलब स्थल की आकृति की संरचना है जिसमें चेतन, अवचेतन है, अचेतन है। संरचनात्मक मॉडल है जिसमें उपहास है, अहम है तथा परा है। उपहा, अहम और परा मतलब मानसिक ऊर्जा व मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, अहम रक्षा प्रक्रम, दुश्चिंता प्रकार व मनोलैंगिक विकास की व्याख्या करता है। यह प्रथम बल के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी पूछा जा सकता है प्रथम बल के नाम से प्रसिद्ध है, ये कौन सा वाद है? तो ये होगा मनोगतिकवाद। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मनोगतिक। ये दिया किसने है? फ्राइड ने। दूसरा नाम क्या है? प्रथम बल के नाम से प्रसिद्ध है।
ये प्रश्न पूछा गया था ऊपर वाला जो अभी गया है इतिहास फर्स्ट ग्रेड में 2020 में। अगला जो प्रश्न है वो है व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है एक, मतलब व्यवहारवाद मनोविज्ञान को क्या बनाता है? कौशल, प्रवृत्ति, विज्ञान, विशेषता। तो व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है विज्ञान। क्या बनाता है? विज्ञान बनाता है। व्यवहारवाद मनोविज्ञान को विज्ञान बनाता है। तो ये भी हिस्ट्री 2020 फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो गया थर्ड। अब अगला जो प्रश्न है वो है हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होना चाहिए, ये किसने कहा है? मतलब स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म, मतलब बड़े से छोटे की ओर जाना है, बात ये है, ये कहा किसने है? तो ये भी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री में पूछा गया प्रश्न 2020 में है। तो अरस्तु का नाम है, रविंद्रनाथ टैगोर का है, स्पेंसर का है, महात्मा गांधी का है। तो ये बात किसने कही? तो भाई ये बात कही थी स्पेंसर ने। उसने क्या कहा था कि हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म पर क्या होने चाहिए? समाप्त होने चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। अगला जो प्रश्न है वो है शिक्षण का तात्पर्य अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना जो कि अधिगमकर्ता की बाह्यता से संबंधित है। शिक्षण को इस तरह किसने परिभाषित किया? मतलब ये शिक्षण की परिभाषा दे रखी है और ये परिभाषा किसकी है ये पूछा है, और ये गणित फर्स्ट ग्रेड 2020 में प्रश्न पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है रॉबर्ट एम गेने, दूसरा है एन एल गेज, तीसरा है विलियम एन बर्टन और चौथा है जॉन ब्रूबेकर। तो भी रॉबर्ट एन गेने ने कहा था कि शिक्षण का तात्पर्य अधिगम की दिशा को व्यवस्थित करना जो कि अधिगमकर्ता की बाह्यता से संबंधित है। तो ये कथन किसका था? रॉबर्ट एम गेने, पहला सही। अगला जो प्रश्न है वो है शिक्षण का आधारभूत प्रतिरूप के प्रेरणता है। मतलब शिक्षण का आधारभूत प्रतिरूप जो है उसके प्रेरणता कौन है? मतलब किसने दिया था ये आधारभूत प्रतिरूप? तो ये प्रश्न पूछा था फर्स्ट ग्रेड गणित में, मैथ्स में 2020 में। आपके पास ऑप्शन है मेगर है, क्राथवोल कह सकते हो, क्रथवोल कह सकते हो, अगला है ग्लेसर है, टाइलर है। ठीक है, तो भाई ये जो सिद्धांत है प्रतिरूप, इसके प्रेरणा थे ग्लेसर। और इन्होंने क्या कब क्या दिया था? ये दिया था भाई ग्लेसर ने 1962 में आधारभूत प्रतिमान, यानी कहने का मतलब है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास किया। और इसके शिक्षण के 4 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 4। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कब दिया था? तो 1962। और इसके शिक्षण के स्तर कितने होते हैं? 4। वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है शिक्षण का प्रारूप हो सकता है। मतलब शिक्षण का प्रारूप कैसा हो सकता है? ये फर्स्ट ग्रेड गणित में पूछा गया प्रश्न है 2020 में। तो शिक्षण का प्रारूप जो है वो कैसा हो सकता है? तो नंबर 1 है प्रशिक्षण, नंबर 2 है अनुदेशन एवं प्रतिपादीकरण, अगला है अनुबंधन और उपरोक्त सभी। तो भाई देखा जाए तो शिक्षण का प्रारूप जो है उसमें प्रशिक्षण भी सही है, अनुदेशन वाला भी सही है, अनुबंधन भी सही है, उपयुक्त सभी। तो इसका मतलब तीनों सही होने का मतलब क्या हो गया कि उपयुक्त सभी जो है इसका आंसर राइट माना जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से युग्मित है? मतलब आपके पास युग्म दे रखे हैं, जोड़े दे रखे हैं, उसमें कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो ये फर्स्ट ग्रेड गणित में 2020 में प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपके पास है मूल्य निरूपण, आगे लिखा है संज्ञानात्मक परिक्षेत्र। मतलब मूल्य निरूपण संज्ञानात्मक परिक्षेत्र से संबंधित है, आपको बताना है। यदि सही है तो है, नहीं तो नहीं है। इसके बाद है परिचालन प्रहस्तन, यानी ये भावात्मक परिक्षेत्र से संबंधित है। दूसरा है अनुप्रयोग, ये मनोगत्यात्मक परिक्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद है चारित्रीकरण, यह है भावात्मक परिक्षेत्र से संबंधित। तो भाई चर्चा करते हैं थोड़ी सी आज के ऊपर। मतलब भावात्मक परिक्षेत्र में आग्रहण होता है, प्रतिक्रिया होती है, अनुमूल्यन होता है, विवरण होता है, व्यवस्थापन होता है, वह चरित्रीकरण शामिल होता है। तो इसका मतलब भावात्मक, इसमें सही कौन सा पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है ना सही कौन सा है? तो लास्ट वाला मतलब भावात्मक जो है उसमें चरित्रीकरण होता है। तो मूल्य निरूपण संज्ञानात्मक नहीं होता, परिचालन है भावात्मक नहीं होता, अनुप्रयोग है मनोगत्यात्मक नहीं होता। तो सही पूछा तो सही कौन सा है? चौथा। अगला जो प्रश्न है वो है ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा वर्ग ज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है? ये चित्रकला फर्स्ट ग्रेड 2020 में प्रश्न पूछा गया है। तो बताना है आपको कि ज्ञानात्मक
पक्ष का कौन सी चीज़ इसमें जो नीचे लिखी है ब्लूम के अनुसार वो नहीं है, ज्ञान है, बोध है, प्रयोग है और संप्रदायीकरण है। तो भी बात करते हैं ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष में उन्होंने किन किन चीज़ों को शामिल किया था। तो ज्ञानात्मक पक्ष में उन्होंने 6 चीज़ों को शामिल किया था। पहला था ज्ञान, दूसरा था बोध, तीसरा था प्रयोग, चौथा था विश्लेषण, अगला था संश्लेषण और लास्ट था मूल्यांकन। तो देखिए अभी मैंने आपके सामने 6 चीज़ें रखी हैं, 6 में से 3 तो आपके सामने आ गई होंगी ना, ज्ञान भी आ गया, बोध भी आ गया, प्रयोग भी आ गया, तो कौन सा नहीं है? राइट आंसर बता दो, कमेंट में बताओ भाई। अगला जो प्रश्न है, सूची दे रखी है आपको फर्स्ट और सूची सेकंड, इसमें मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड जो है उसके अनुसार आपको सही विकल्प चयन करना है। सूची फर्स्ट में दे रखो ABCD इस प्रकार से दे रखा है। तो पहले में अनुबंध है, सामने है कौशल, प्रशिक्षण है, विश्वास है, अनुदेशन है, ज्ञान है, प्रतिपादन है, व्यवहार है। अब ये प्रश्न पूछा गया है चित्रकला फर्स्ट ग्रेड 2020 में। अब आपके सामने कोड दे रखे हैं, कौन सा कोड सही है? तो पहले तो ये चेक करो आपकी बात कौन सी किसकी सही है, गलत है, कौन सी किसकी है। तो भी पहला है अनुबंध। तो अनुबंध जो है वो व्यवहार से संबंध होता है, तो पहले के सामने तो D आएगा, अनुबंध व्यवहार से संबंधित है। उसके बाद दूसरा है B प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण का संबंध कौशल से होता है, क्योंकि प्रशिक्षण से कौशल बढ़ जाएगा आपका, तो B के सामने A हो जाएगा, मतलब D और A हो गया। इसके बाद बात करते हैं अनुदेशन। तो अनुदेशन तो सीधी सीधी बात है, अनुदेशन से क्या बढ़ेगा? ज्ञान बढ़ेगा। इसके बाद क्या है? प्रतिपादन। तो प्रतिपादन जो है उससे क्या होगा? आपका विश्वास से संबंधित है। तो इसका जिसमें DACB दे रखा है वो इसका क्या है? राइट आंसर है। तो कौन सा हो जाएगा अभी कमेंट में बताओ। अगला जो प्रश्न है उसकी चर्चा करते हैं आपके साथ। निम्न में से कौन सा शिक्षण व्यवहार का परंपरागत संगठन का सिद्धांत कार्य केंद्रित पर आधारित है? मतलब कौन सा सिद्धांत है कार्य केंद्रित पर आधारित है? कौन सा? शिक्षण व्यवहार का परंपरागत संगठन का सिद्धांत कार्य केंद्र पर आधारित है, केंद्रित पर आधारित है, बताना है। इसमें लिखा है एक तंत्रीय शिक्षण व्यवहार, प्रजातंत्रीय शिक्षण व्यवहार, हस्तक्षेप रहित शिक्षण व्यवहार और कोई नहीं। तो भाई कोई नहीं का ऑप्शन तो इसमें तो नहीं है, क्योंकि इसमें एक सही बात दे रखी है। तो शिक्षण व्यवहार का परंपरागत संगठन का सिद्धांत कार्य केंद्रित पर आधारित है, वो है हस्तक्षेप रहित, जिसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हस्तक्षेप रहित मतलब जिसमें हस्तक्षेप न होगी दूसरे का, वो तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी चर्चा कर दूं तीनों के बारे में। एक तंत्रीय शिक्षण होता है, इसमें ये शिक्षक केंद्रित होता है और स्मृति इसमें प्रधान होती है। एक तंत्र शिक्षण जो है वो शिक्षक केंद्रित होता है और इसमें स्मृति क्या होती है? प्रधान होती है। दूसरा आपके पास इसमें लिखा हुआ है प्रजातंत्रीय शिक्षण। तो इसमें छात्र व शिक्षक दोनों क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ये क्रियाशील होते हैं, आत्म अनुशासन पर आधारित चीज़ें होती हैं, मतलब छात्र व शिक्षक दोनों शामिल हैं इसमें, क्रियाशीलता होती है और आत्म अनुशासन पर आधारित ये होता है। इसके बाद बात करें हस्तक्षेप रहित शिक्षण। तो हस्तक्षेप रहित शिक्षण है, इसमें कार्य होता है, समस्या केंद्रित शिक्षा होती है, छात्र अधिगम सक्रिय रहता है, मतलब छात्र जो है अधिक सक्रिय होते हैं और शिक्षण केवल फैसिलिटेटर के रूप में काम इसमें करता है। इसलिए थर्ड जो है इसमें सबसे सही सटीक उत्तर है इसका। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण उद्देश्य के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये भी चित्रकला में पूछा गया प्रश्न है, ऊपर वाला भी चित्रकला में पूछा गया 2020 में फर्स्ट ग्रेड में। तो क्या पूछा है इसमें? कौन सा कथन शिक्षण उद्देश्य के संदर्भ में सही नहीं है? तो 3 तो सही है, एक सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है? इनका स्वरूप विशिष्ट होता है। दूसरा है इनकी सहायता से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, मतलब शैक्षिक उद्देश्य की बात कर रहे हैं हम। इनकी प्राप्ति लंबी अवधि में की जाती है। इनका मनोवैज्ञानिक आधार होता है। तो थोड़ी चर्चा करूँ मैं। शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति कम समयावधि में की जाती है, जबकि शिक्षा के उद्देश्य दीर्घकालीन होते हैं। बात यहाँ शिक्षण की है, शिक्षा की नहीं है। शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो उनका समय लंबा नहीं होता, उनका समय क्या होता है? निर्धारित होता है। पर शिक्षा जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? दीर्घकालीन होता है। तो हमें क्या पूछा है? शिक्षण के उद्देश्य। तो लंबी अवधि वाला जो है ना वो गलत है इसमें। तो सी आप ऑप्शन जो है वो सही माना जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा आपको तो कि सही नहीं है, वो बताओ तो कौन सा सही नहीं है? तीसरा। अगला जो प्रश्न है, शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा आश्रित चर कहलाता है? मतलब आश्रित चर कौन सा है? मैंने पीछे ही बताया था आपको कि चर 3 प्रकार के हैं, तीनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये भी फर्स्ट ग्रेड चित्रकला में पूछा गया प्रश्न है 2020 में। इसमें है शिक्षक है, छात्र है, विषय वस्तु एवं प्रविधियां हैं, विद्यालय है। कौन सा
आश्रित चर कहलाता है। तो भी चर कौन सा आश्रित है? इसमें छात्र जो है ना वो आश्रित चर है। कौन सा चर आश्रित है? छात्र। तो ऑप्शन क्या हो गया? दूसरा। अगला है बच्चों की सक्रिय खालिस्तान है को सुनिश्चित करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसे महत्व देते हैं? मतलब प्रश्न पूछना, वाद विवाद है, सिद्धांत के लिए चिंतन करना है, सभी विकल्प सही है। तो भाई प्रश्न पूछना है, क्योंकि बच्चों को सक्रिय रखना है तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हो, ये बात भी सत्य है। वाद विवाद भी कर सकते हो तो भी सक्रिय हो जाएंगे। सिद्धांत के लिए चिंतन करना, ये बात भी सत्य है, क्योंकि किसी सिद्धांत के लिए आपको बच्चों को कहते हो चिंतन करो, मनन करो, तो भी क्या होंगे? बच्चे सोचेंगे उसके बारे में, सक्रिय रहेंगे मानसिक रूप से। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तीनों सही है। तो चौथा, सभी विकल्प क्या है इसके? सही है। ये भी चित्रकला फर्स्ट ग्रेड 2020 में प्रश्न पूछा गया था। अगला जो प्रश्न है आज का अपना लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया दर्शाती है कि कक्षा में रचनात्मक अधिगम की परिस्थितियां बनी हैं? ये भी चित्रकला फर्स्ट ग्रेड 2020 का प्रश्न है। तो क्या पूछा है? निम्न में से कौन सी प्रक्रिया दर्शाती है कि कक्षा में रचनात्मक अधिगम की परिस्थितियां बनी हैं? रचनात्मक अधिगम, ध्यान रखना इसको। तो पहला है संदर्भीकरण है, दूसरा है सहयोग है, तीसरा है संज्ञानात्मक है और अगला है सभी विकल्प सही है। देखो संदर्भीकरण है रचनात्मकता में, किसी मतलब एक संदर्भ के ऊपर आपको चर्चा करनी है तो उसी को ध्यान में रखना पड़ेगा ना, रचनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बात सही है। सहयोग की भी आवश्यकता पड़ेगी इसके अंदर, और संज्ञानात्मक है इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब क्या होगा? तीनों सही है। तो इसका मतलब सही कौन सा हो गया? सभी विकल्प सही है। चौथा आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। आज का ये जो प्रश्नावली का जो चैप्टर था आपको कैसा लगा? बड़े ही मतलब कह सकते हो मेहनत के साथ हम इस चीज़ को आपके साथ लेकर आ रहे हैं। आपको इसका फ़ायदा मेरे विचार से लेना चाहिए और बड़े ही उपयोगी प्रश्न हैं आपके लिए। तो मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में अगले प्रश्न श्रृंखला के साथ। इससे पहले एक चर्चा वापस कर दूं आपके साथ कि ये सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न हैं। ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है, सोचना विचारना आराम से, ठीक है। और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मैं कह रहा हूँ प्रश्न आपको जैसे ही बोला जाता है तो आप चारों ऑप्शन को दिमाग में रखें और दिमाग में रखने के बाद क्या कर सकते हो? आप उस प्रश्न का आंसर दे सकते हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि एक बार आप वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद दोबारा उसको देखें, देखने के बाद आपके दिमाग में तो आएगा ना कि कौन सा इसका उत्तर बताया गया था, तब कमेंट डाल दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। सबसे उपयोगी बात यह है कि जितना आप इनको काम में ले सकते हो उतना काम में लें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।